मैं हूँ आपकी एजुकेटर ज्योति मीणा। आज की क्लास में हम देखेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में कि साइनोबैक्टीरिया के ऊपर पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम आज डिटेल से देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, साइनोबैक्टीरिया या नीलहरी शैवाल पर टिप्पणी लिखिए। इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से भी पूछ सकते हैं, नीलहरी शैवाल की कोशिका संरचना या परासंरचना का वर्णन कीजिए। इसको अगली तरह से भी पूछ सकते हैं, जैसे कि नीलहरित शैवाल का आर्थिक महत्व लिखिए। उसको उसी तरह से भी पूछ सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया में प्रजनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके ऊपर देखते हैं आंसर अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नीलहरित शैवाल भी कहते हैं, एक प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोट है। जो साइनोबैक्टीरिया है उसको दूसरे नाम से हम नीलहरित शैवाल कहते हैं या नीलहरित शैवाल के नाम से भी जान सकते हैं। इसको नीलहरित शैवाल क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल से देखते हैं। एक प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोट्स है, मतलब वो प्रोकैरियोट्स हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना पोषण करते हैं। इनकी लगभग 1500 प्रजातियां बहुत ही विविध आवास या ग्रहों या क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे मृदु, लवणीय या समुद्री जलों में। जो साइनोबैक्टीरिया है इसकी लगभग 1500 प्रजातियां हैं, जो अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से अपना पोषण या निवास करती हैं। जैसे कि वो मृदा में भी पाई जाती हैं, मृदु जल होता है उसमें भी होती है, लवणीय जलों या जैसे लवणीय जल या समुद्री जलों। इसके अलावा ये तापीय परिस्थितियों में भी, जैसे कि ग्लेशियर्स, गर्मजन्य में आजीवों में भी रहती हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो तापीय परिस्थितियों जैसे ग्लेशियर, गर्म जल के झरनों आदि में भी पाए जाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में क्लोरोफिल ए के साथ साथ फाइकोबिल प्रोटीन जैसे फाइकोसाइनिन तथा फाइकोइरिथ्रिन तथा केरेटिन पाए जाते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण वर्णक के रूप में, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो वर्णक की आवश्यकता होती है साइनोबैक्टीरिया में, उसमें क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल ए तो होता है, इसके अलावा इसमें फाइकोबिल प्रोटीन होता है। जो फाइकोबिल प्रोटीन होता है इसके कुछ अलग अलग रूप में पाया जाता है, जैसे कि फाइकोसाइनिन हो गया, दूसरा फाइकोइरिथ्रिन के रूप में भी इसमें पाया जाता है। इनके साथ साथ ही इसमें केरेटिन नामक वर्णक भी पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है या उसकी हेल्प करता है प्रकाश संश्लेषण करने में। अगला होता है इसमें वर्णक की प्रकृति एवं ऑक्सीजन मुक्त करने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्षमता साइनोबैक्टीरिया को अन्य प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं जैसे बैंगनी एवं हरे जीवाणुओं से अलग करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले अन्य बैक्टीरिया भी होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, पर जो नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया होता है उसमें विशेष प्रकार का प्रकाश संश्लेषण होता है। क्यों विशेष प्रकार का होता है? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इसके प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है और ऑक्सीजन इसमें रिलीज होता है। जो अन्य बैक्टीरिया होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, इसी कारण से वो दूसरे बैक्टीरिया से अलग होता है। इस प्रकार ये वायवीय प्रकाश स्वपोषकों में समानता दर्शाती। इसी प्रकार जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, इसी कारण से अन्य जो उच्च वर्ग के जो पौधे होते हैं या उच्च वर्ग के जो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण या वायवीय प्रकाश संश्लेषण होता है, उनसे ये समानता दर्शाते हैं। इस प्रकार पारदर्श समानता समान वर्णकों की उपस्थिति के कारण इन्हें शैवाल के एक वर्ग नीलहरी शैवाल या साइनोफाइटा में रखा गया है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें उच्च पौधे के समान जो वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल हो गया, फाइकोइरिथ्रिन, केरेटिन, उच्च पौधों के जो बड़े पौधे उनमें भी पाए जाते हैं। उनसे समानता के कारण इसे साइनोफाइटा नामक एक वर्ग है उसके अंदर रखा गया है। परंतु प्रोकैरियोटिक स्वभाव इन्हें मूलभूत रूप से अन्य शैवालों से अलग होता है। पर हम सब जानते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है प्रोकैरियोट जीव होता है, उसमें मतलब वो इसमें उच्च पौधों की तरह बहुत सारी क्रियाएं होती है जो उसमें नहीं पाई जाती है। केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण उसमें प्रोकैरियोटिक स्वभाव होता है, इसी कारण वो अन्य शैवालों से बहुत अधिक अलग होता है। अगला पॉइंट है इसमें नीलहरित शैवाल की कोशिका संरचना या फिर साइनोबैक्टीरिया की कोशिका संरचना के बारे में हम डिटेल से देखेंगे।
इसकी कोशिका में स्पष्ट केंद्र, क्रोमेटोफोर्स, पाइरिनोइड्स, माइटोकॉन्ड्रिया तथा सत्य रिक्तिका नहीं पाई जाती। जो नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया होता है उसके अंदर स्पष्ट केंद्र के अलावा क्रोमेटोफोर्स, पेरिनोइड्स, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी कोई संरचना उसके अंदर नहीं देखी जा सकती, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स होता है इसलिए इसके अंदर ये कोशिका नहीं पाई जाती। कोशिका के अंदर कुछ स्पष्ट संरचनाएं दिखाई देती हैं जो ग्रेन्यूल्स कहलाती। इसमें क्या होता है कि केंद्र, क्रोमेटोफोर्स, पोरिनोइड्स ये स्पष्ट नहीं होते हैं, इसके अंदर नहीं पाए जाते, पर क्या होता है इनके अलावा कुछ संरचना दिखाई देती है। इसकी संरचना में कुछ इन कोशिका अंगों के अलावा कुछ जो स्पष्ट जो संरचना दिखाई देती है उसको हम ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं, जिनका आकार, माप एवं संख्या भिन्न होती है। इसमें क्या होता है जो ग्रेन्यूल्स से दिखते हैं उसका आकार, उसकी साइज, उसका शेप, उसकी संख्या सब अलग अलग होती है, इसलिए इसे संरचना जो ये संरचनाएं प्रोटीन युक्त होती हैं। जो इसमें जो संरचना पाई जाती है ग्रेन्यूल्स कहते हैं, जिसे ग्रेन्यूल्स के नाम से हम जानते हैं, वो क्या कहता है प्रोटीन की बनी होती है। उसमें प्रोटीन पाया जाता है जिन्हें साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इसको जो ग्रेन्यूल्स होता है वो प्रोटीन की बनी होती है, इसीलिए उसे साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स कहते हैं। कोशिकाओं में भोजन साइनोफिशियन मंड अर्थात ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। जो साइनोबैक्टीरिया की जो कोशिका होती है, हम जानते हैं कि ये एक प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तो बनाते ही हैं, वो जो भोजन बनाते हैं वो किस प्रकार अपने शरीर के अंदर इकट्ठा करती है। ऐसा तो है नहीं वो जो जैसे बनाती जाती है वैसे वैसे वो यूज़ कर लेती है, पर नहीं, कुछ भोजन संचय करती है, मतलब इकट्ठा करती है। प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में अगर अपना वो जीवित रहना है इसलिए वो कुछ भोजन इकट्ठा करती है। जो भोजन वो इकट्ठा करती है अपने कोशिका के अंदर वो साइनोबैक्टीरिया जिस प्रकार से भोजन अपना इकट्ठा करता है वो साइनोफिशियन मंड हो सकता है अथवा ग्लाइकोजन के रूप में, दोनों ही रूप में वो अपना कोशिका के अंदर भोजन संचित करता है। अन्य पदार्थ सल्फोलिपिड्स के रूप में उपस्थित हो। कुछ अन्य पदार्थ भी होता है जो ग्लाइकोजन के रूप में या साइनोफिशियन के रूप में इकट्ठा न होकर सल्फोलिपिड्स के रूप में इकट्ठा होता है या संचित होता है। इन साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स के अतिरिक्त इनकी कोशिका में अनेक छोटी छोटी अनियमित आकार की संरचना पाई जाती है जो सूडोवैक्यूल्स अथवा गैस वैक्यूल्स कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि मतलब जो साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं इसके अलावा कुछ और संरचनाएं पाई जाती हैं जो आकार में छोटी होती है और अनियमित आकार की होती है। उसके साइज और शेप सामान्य होता है, वो अलग अलग अनियमित आकार की होती हैं जो कि सूडोवैक्यूल्स या गैस वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम गैस वैक्यूल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये गैस वैक्यूल्स अनेक बेलनाकार वेसाइकल्स के पैकेट के रूप में दिखाई देते हैं। जो गैस वैक्यूल्स हैं उससे हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा और अधिक बड़ा करके देखने पर यह पता चला है कि उसकी आकृति बेलनाकार होती है। बेलनाकार और वेसाइकल्स पैकेट के रूप में दिखाई देता है। उसमें छोटे छोटे जो संरचना होती है, जो गैस वैक्यूल्स होता है उसको अगर हम बड़ा करके देखते हैं तो उसमें अलग अलग पैकेट के रूप में वो दिखती है। मतलब जैसे कि अपन सिक्के रहते हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, उस तरह से वो उसमें वेसाइकल के रूप में वो दिखाई देती हैं, जिनके चारों ओर एक कला चढ़ी, जिनके चारों ओर एक मेम्ब्रेन चढ़ी रहती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक फोग के अनुसार इन गैस वैक्यूल्स में उपचयी गैस भरी रहती है। इसमें क्या होता है कि जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे फोग के अनुसार, जो फोग वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, जो गैस वैक्यूल था उसको क्या माइक्रोस्कोप के द्वारा उसके बारे में और अधिक अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि इसके अंदर उपापचय गैस भरी रहती है, मतलब जो गैस होती है वो उपापचय के लिए काम आती है, मेटाबॉलिज्म के लिए उसका यूज किया जाता है। अतः पौधों को तैरने में सहायता मिलती है। उसी गैस जो गैस वैक्यूल्स होते हैं उसमें उपापचय जो गैस भरी रहती है उसके कारण उसको तैरने में मदद मिलती है, जो पानी के ऊपर आसानी से तैर सकता है। यह देखा गया है कि कम प्रकाश में गैस वैक्यूल्स उत्पन्न होते हैं, किंतु अधिक तीव्र प्रकाश में यह गैस वैक्यूल समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिक प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा शर्करा बनती हैं, जिसके कारण कोशिका का परासरण दाब बढ़ जाता है
और गैस वैक्यूल्स पिचक जाते। इसमें क्या होता है कि यह भी देखा गया है कि जो प्रकाश होता है, अगर पौधे को या साइनोबैक्टीरिया को अधिक कम प्रकाश मिल रहा है, वो कम प्रकाश की उपस्थिति में है, तो इसमें गैस वैक्यूल्स की मात्रा बहुत अधिक होगी, उसमें गैस वैक्यूल्स का निर्माण होगा बहुत अधिक होगा। अगर इसके विपरीत क्या होता है, अगर जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसको अधिक प्रकाश मिलने लगा, या जहाँ जब से ज़्यादा अधिक प्रकाश है अगर वो वहाँ पाया गया है, तो उसमें क्या होगा, गैस वैक्यूल्स समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है कि उसमें जैसे ही प्रकाश मिलेगा, अपन सब जानते हैं कि अगर उसमें क्लोरोफिल है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है, तो उसमें ग्लूकोज या शुगर बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे उसको अधिक प्रकाश मिलेगा, वो अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो शुगर या शर्करा का निर्माण करेगा, जिससे क्या होगा, जो कोशिका द्रव्य होता है उसका पराशरण बढ़ने लग जाता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कोशिका का वो बढ़ने लगता है, जिसके कारण जो गैस वैक्यूल्स होता है वो पिचक जाती है और समाप्त हो जाती है। ये क्रिया कैसे चलती रहती है, अगर कम प्रकाश मिला तो गैस वैक्यूल्स का ज़्यादा निर्माण होगा, और अगर इसके विपरीत अधिक प्रकाश मिल गया तो प्रकाश संश्लेषण करेगा और शुगर बनाएगा और गैस वैक्यूल्स इस प्रकार समाप्त हो जाएगी। मतलब ये क्रिया इसमें चलती रहती है लगातार। अब देखते हैं साइनोबैक्टीरिया की कोशिका की मध्य पारदर्शी अनुवांशिक पदार्थ दिखाई देते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया की कोशिका होती है उसके मध्य में एक अनुवांशिक या ट्रांसपेरेंट जेनेटिक मटेरियल दिखाई देता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में। किंतु कोशिका में कोई भी केंद्रक अथवा केंद्रिका नहीं पाया, पर अपन को पता है कि इसमें अनुवांशिक पदार्थ तो पाया जाता है, पर उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, उसके चारों केंद्रिका भी नहीं पाए जाते। बिना केंद्रक और बिना केंद्रिका के इसमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। उच्च श्रेणी के पौधों की भांति कोशिकाओं में गुणसूत्र नहीं पाए जाते, केवल आरएनए डीएनए के साथ साथ उपस्थित होता है। अपन को आगे अपने देखा है कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसके अंदर केंद्रक तो है नहीं, केंद्रक है नहीं, तो उसमें क्रोमोसोम भी नहीं पाए जाते हैं उच्च पौधों की तरह, वो सिंपल पाए जाते हैं। सिंपल उसमें डीएनए और आरएनए दोनों ही साथ साथ रहते हैं। कोशिका भित्ति के बाहर जेलेटिनस आवरण पाया जाता है, जो रंगीन अथवा रंगहीन तथा मोटा होता है। जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसकी कोशिका मेम्ब्रेन के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, उसके बाहर की ओर जेनेटिनस आवरण पाया जाता है। जो जेनेटिनस आवरण पाया जाता है, जो आवरण पाया जाता है वो जेनेटिनस नामक एक पदार्थ होता है, उसके द्वारा वो पाया जाता है। जो रंगीन भी होता है, मतलब कलरफुल भी हो सकता है और उसके साथ कलरलेस भी होता है, दोनों ही प्रकार का हो सकता है। पर क्या होता है, पतला नहीं मोटी भित्ति वाला होता है, उसमें मोटा आवरण होता है उसका, जेनेटिलस आवरण पाया जाता है इसके ऊपर। साइनोबैक्टीरिया की कोशिका का विशिष्ट लक्षण होता है, जो जेनेटिलस का आवरण होता है उसकी कोशिका भित्ति के बाहर जो पाया जाता है जेनेटिलस नामक पदार्थ का, वो इसकी कोशिका का विशिष्ट लक्षण होता है, क्योंकि वो एक विशेष लक्षण होता है, इसी के ऊपर पाया जाता है, दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर या दूसरी शैवाल के ऊपर पर नहीं देख सकते, जिसके कारण यह कोशिका अधिक समय तक शुष्क वातावरण में जीवित बनी रहती हैं। इसमें क्या होता है कि जो उसके कोशिका भित्ति के चारों ओर जेनेटिलस नामक का जो आवरण पाया जाता है उसके कारण क्या होता है कि उसकी कोशिका भित्ति थोड़ी नम हो जाती है, जिसके कारण वो शुष्क वातावरण में भी अधिक समय तक जीवित रह सकता है। कोशिका भित्ति की म्यूमेरिक अम्ल पाया जाता है, जो शैवालों की कोशिका में नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है, जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, उसके अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसे म्यूमेरिक अम्ल कहते हैं, या अन्य शैवालों की कोशिका भित्ति में नहीं पाया जाता। ये इसी में ही अपन को देखने को मिलता है। जो अपन ने जो साइनोबैक्टीरिया के जो संरचना के बारे में हमने जो डिटेल से पढ़ा है, हम इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से दिखती है। जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो इस प्रकार से दिखता है। चाहे तो आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कोई डायग्राम बना सकते हैं। इसके ऊपर ये बाहर की तरफ जो ब्लैक कलर का जो लेयर दिख रहा है मोटा सा, ये जेली लाइक कवरिंग होती है इसकी जेलेटिनस के अंदर। इसके अंदर हमको सेल वॉल देखने को मिलेगी। फिर ये थिक्लोइड होता है, इसमें गैस वैक्यूल्स इस तरह पैकेट के रूप में संचित होती है। जो आरएनए और जो डीएनए होता है इसका अनुवांशिक पदार्थ होता है, वो क्या करता है, पारदर्शी होता है, तो वो से सर्कुलर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें ऑयल डोप्स भी पाए जाते हैं जो फूड रिसोर्स का काम करती है। इसमें पिगमेंट्स भी होते हैं, क्लोरोफिल के, सेल वॉल होती हैं, इसमें सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, प्रोटीन क्रिस्टल्स भी होते हैं इसमें। इस प्रकार से पूरा ये सिस्टमेटिक होता है। तो इस डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर कॉपी में भी बना सकते हैं। इस प्रकार का साइनोबैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है।
अब अगला पॉइंट है इसमें कोशिका की साइनोबैक्टीरिया की जो कोशिका है इसका अल्ट्रा संरचना, मतलब जो साइनोबैक्टीरिया की जो कोशिका होती है उसको अल्ट्रा संरचना मतलब सूक्ष्म दृष्टि से और अधिक बढ़ा करके देखा गया है। इसके अंदर कौन कौन सी संरचना पाई जाती है जो हम आगे डिटेल से देखते हैं इसकी अल्ट्रा संरचना। साइनोबैक्टीरिया की कोशिका को 250 गुना अध्ययन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रसिद्ध वैज्ञानिक पेनरोज तथा बोविन ने किया था। जो बोविन और पेनरोज नामक के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, जो साइनोबैक्टीरिया की जो कोशिका थी उसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा 250 गुना बड़ा करके उसके अंदर देखा गया है कि कौन कौन सी संरचना उसके अंदर और पाई जा सकती है, उससे और किस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। जिसके अनुसार उन्होंने निम्नलिखित अलग अलग संरचनाएं देखी जो इस प्रकार थी। फर्स्ट थी इसमें आवरण एवं कोशिका भित्ति। साइनोबैक्टीरिया कोशिका के चारों जेनेटिलर आवरण पाया जाता है। ये तो सबको पता है कि जो कोशिका भित्ति होती है उसके चारों तरफ जेलेटिनस आवरण पाया जाता है। जो जेलेटिनस नामक का जो पदार्थ होता है उसके द्वारा इसके चारों ओर एक भित्ति या आवरण बना लिया जाता है मोटा सा। कोशिका भित्ति से गिरी हुई प्लाज्मा लेमा उपस्थित होती हैं। इसमें क्या होता है, जो कोशिका भित्ति होती है ना उसके अंदर प्लाज्मा लेमा नामक की झिल्ली उपस्थित होती है या पाई जाती है, जो स्तरों L1 L4 से भिन्नित होती है। जो प्लाज्मा लेमा होते हैं वो अलग अलग स्तरों से बने होते हैं, जैसे L1 और L4 नाम से भी हम जानते हैं। ये स्तर 1 और L2 द्वारा घिरे थे। जो L1 और L4 होता है इसके ऊपर एक स्तर और पाया जाता है जिसे हम L2 के नाम से जानते हैं, जो पेप्टोग्लाइकॉन का बना होता है। जो L2 होता है प्लाज्मा लेमा के सबसे बाहर वाली लेयर होती हैं, वो क्या करती हैं जो पेप्टोग्लाइकेंस होता है, पेप्टोग्लाइकेंस नामक का जो पदार्थ होता है उसकी वो बनी होती है। इसके स्तर या कला के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट गैप पाया जाता है जिससे L2 स्पष्ट दिखाई। इसमें क्या होता है, जो L1 और L4 नामक के जो स्तर होते हैं उनके मध्य में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट गैप पाया जाता है, जिसके कारण जो L2 होते हैं वो अलग दिखती है, अलग से स्पष्ट दिखाई देती है लेयरों से। सबसे बाहरी स्तर L4 स्टेनर एवं कोहेनी बेंजीन के अनुसार लिपोपॉलीसेकेराइड प्रोटीन्स का बना होता है। हमने देखा जो प्लाज्मा लेमा होता है वो 2 लेयर्स का बना होता है। जो L1 होती है वो अंदर की तरफ होती है और L2 होती है जो बाहर की तरफ होती है। जो L4 होती है ना वो बाहर की तरफ होती है। तो जो कोहेनी बेंजीन और स्टेनर नामक के जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार या उन्होंने बताया है कि जो L4 होती हैं प्लाज्मा लेमा की जो बाहर वाले लेयर होती हैं, जो L4 के नाम से जानते हैं, वो लिपोपॉलीसेकेराइड तथा प्रोटीन के दोनों से मिलकर बनी होती है। कोशिका भित्ति के भीतर, जो कोशिका भित्ति होती है उसके भीतर साइटोप्लाज्मिक कला स्थित होती हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन ओपेरॉन स्तरों की बनी होती है। हमने देखा कि जो कोशिका भित्ति होती है, जो इसकी साइनोबैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है ना उसके अंदर क्या करते हैं होता है कि साइटोप्लाज्मिक कला होती है वो 2 लेयर्स की बनी होती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन ओपन होता है 2 लेयर्स का बना होता है। ये दोनों स्तर अर्धपारदर्शक स्तर द्वारा पृथक होते हैं। ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ओपन स्तरों की जो 2 बनी होती हैं प्लाज्मा साइटोप्लाज्मिक अर्धपारदर्शक द्वारा 2 लेयर्स में पृथक होती है। इसके अलावा इसमें एक संरचना और दिखाई देती है जिसे हम लेमिली के नाम से जानते हैं। जो लेमिली क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। कोशिका के परिधि भाग में लेमिली अथवा थाइलेकोइड्स पाए जाते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया की जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या होता है, जो कोशिका के जो परिधि भाग होता है मतलब जो कि उसके किनारे वाला भाग होता है उस पर लेमिली अथवा थाइलेकोइड्स नामक की संरचना पाई जाती है, जो प्राय 2 से अधिक समांतर कतारों में विन्यस्त होती है। वो क्या अलग अलग समांतर कतारें होती हैं उसकी जिसमें वो स्थित होती हैं या अथवा अनियमित रूप से बिखरे हुए पाए जाते हैं। ये क्या करती है, जो लेमिली होती है कुछ बैक्टीरिया में समांतर कतारों में विन्यस्त होते हैं, सामान्य कतारों में व्यवस्थित होती है, या कुछ बैक्टीरिया में अनियमित रूप से बिखरे हुए पाए जाते हैं। प्रत्येक लेमिली एक लंबे चपटे थैले की भांति होता है। जो लेमिली होती हैं वो कोशिका के अंदर एक थैले के समान संरचना बनाती है। अगर हम किसी साइनोबैक्टीरिया की कोशिका को अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से 250 गुना करके देखेंगे तो हमें लेमिली एक थैले के समान दिखाई देगी, जिनमें यूनिट कलाएं होती हैं। प्रत्येक यूनिट कला 75 एंगस्ट्रॉन मोटी होती हैं। इसमें क्या होता है, जो लेमिली होती है अगर हम इसको अलग से देखते हैं स्पष्ट करके बड़ा, तो उसमें क्या होता है कि यूनिट कला पाई जाती है। उसके अंदर भी एक संरचना पाई जाती है जिसे हम यूनिट कला कहते हैं, जो कि 75 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। ये लेमिला
एक दूसरे से 50 मिलीमीटर स्पेस द्वारा पृथक रहते हैं। ये दोनों जो लैमेली होती हैं ये अलग अलग थोड़ी दूर दूर मतलब 50 मिलीमीटर स्पेस पे स्थित होती है। जिनके कतारों में जो स्पेस में जो अन्य कतारें होती हैं, जो लैमेली की स्पेस कतारें होती है, उसमें क्या होता है कि डिस्कोइडल फाइकोबिसिसोम्स पाई जाती हैं। जो लेमिला का जो स्पेस रूप में जो कतारें होती हैं ना, उसमें कुछ पदार्थ पाया जाता है जिसे हम फाइकोबिसिसोम्स कहते हैं, जिनमें फाइकोसाइनिन तथा बहुत कम मात्रा में फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। जो फाइकोबिलिसोम्स होता है लेमिली के स्पेस के अंदर जो पाई जाती है संरचना फाइकोबिसिलोसोम्स, उसके अंदर अधिक मात्रा में तो फाइकोसाइनिन पाया जाता है और बहुत कम मात्रा में फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। फाइकोसाइनिन तथा फाइकोइरिथ्रिन के बारे में हम जानते ही हैं कि ये प्रकाश वर्णक है जो फोटोसिंथेसिस में काम देता है। साइनोबैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस करने में इसकी हेल्प करता है कि इसके द्वारा वो अपना प्रकाश से अपना भोजन ग्रहण करता है। अगले जो संरचना दिखाई देती है उसमें वो होते हैं ग्रेन्यूल्स। अगली जो संरचना होती है वो होती है इसमें ग्रेन्यूल्स। प्रारूपिक साइनोबैक्टीरिया कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के उप कोशिकाएं या कोशिकांग पाए जाते हैं। जो प्रारूपिक एक साइनोबैक्टीरिया होता है, जो परिपक्व जो साइनोबैक्टीरिया होता है, मतलब जो अपने अंदर ग्रोथ करके उसको एक वैसा मतलब वयस्क जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसमें उसके अंदर कुछ उपकोशिकाएं या कुछ कोशिकांग दिखाई देते हैं जिसे हम ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स, पॉलीड्रीडल बॉडीज, राइबोसोम्स, पॉलीग्लूकोसाइड्स बॉडीज, पॉलीफास्फेट बॉडीज तथा अन्य ग्रेन्यूल्स की पाए जाते हैं। इसमें इस प्रकार के कुछ कोशिकांश पाए जाते हैं जो ग्रेन्यूल्स के रूप में होते हैं। अन्य ग्रेन्यूल्स कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया राइबोसोम द्वारा होती है। इसमें कुछ अन्य ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के कुछ पदार्थ या प्रोटीन संश्लेषण के लिए उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स भोजन संचित करते हैं। इसमें जो साइनोफिशियन नामक के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें साइनोबैक्टीरिया अपना भोजन संचित करते हैं। कोशिका के अंदर सूडोवैक्यूल्स भी पाया जाता है। कोशिका के जो साइनोबैक्टीरिया की जो कोशिका होती है उसमें सूडोवैक्यूल्स नामक के जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उसमें क्या होती है कि गैस भरी होती है। जो उपापचयी जो गैस होती है वो इसी के अंदर भरी रहती है। पॉलीफास्फेट बॉडीज फास्फोरस का संचय करके महत्वपूर्ण एंजाइम राइबुलोज डाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ पॉलीफास्फेट नामक के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिसमें कि साइनोबैक्टीरिया फास्फोरस का संचय करते हैं। जैसे कि इन पॉलीफास्फेट बॉडीज के अंदर जैसे फास्फोरस का संचय होते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं जो रिलीज होना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि राइबुलोज डाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज नामक के एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो फास्फोरस का संचय करते हैं। अन्य ग्रेन्यूल्स नाइट्रोजन के संग्रह घर कहलाते हैं। साइनोफिशियंस ग्रेन्यूल्स आर्जिनिन एवं स्पार्टिक अम्ल को पॉलीमरेज होते हैं। इसमें क्या होता है कि अन्य बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो नाइट्रोजन जैसे जिसका ग्रह कहलाते हैं या नाइट्रोजन का संग्रह करते हैं। जो साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स होता है उसमें वो अपना भोजन का संचय करते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं, जो आर्जिनिन स्पार्टिक होता है ना उसका पॉलीमरेज कहलाता है, उसके द्वारा वो आर्जिनिन और स्पार्टिक का निर्माण करते हैं। जो हम अल्ट्रा संरचना देख देते हैं साइनोबैक्टीरिया के माइक्रोस्कोप द्वारा, उसमें क्या क्या जो हमने ग्रेन्यूल्स देखा, बहुत सारी जो संरचना देखी उसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये इसके सूक्ष्मदर्शी द्वारा अल्ट्रा संरचना है साइनोबैक्टीरिया की। इसमें कार्बोसोम भी होता है, 7S राइबोसोम पाया जाता है। इसमें गैस वैक्यूल्स है, सेल्स मेम्ब्रेन है, रोप, इसमें सब प्रकार की संरचना पर लेमिली है। इसमें जो भी है वो सारी संरचना इसके अंदर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही। आप चाहते हैं इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसमें कॉपी में ड्रॉ भी कर सकते हैं। ग्रेन्यूल्स के अलावा इसमें एक और संरचना पाई जाती है जो कोशिका का केंद्रक भाग होता है। कोशिका के केंद्र में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जो डीएनए के फाइबर्स का बना होता है। इसके अतिरिक्त केंद्र में थाइलेकोइड्स भी पाए जाते हैं। जो कोशिका का केंद्रीय भाग होता है वो स्पष्ट रूप से तो नहीं पाया जाता, पर इसमें जो डीएनए होता है वो फाइबर्स के रूप में होता है और अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है इसमें केंद्रक में। जो डीएनए फाइबर्स होता है उसके साथ में थाइलेकोइड्स भी पाए जाते हैं जो अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ के रूप में अपन जान सकते हैं। आज की क्लास में
यहीं तक है। हाँ, आज की क्लास में यहाँ यहीं तक है। अगली क्लास में हम साइनोबैक्टीरिया के प्रजनन के बारे में, उसके गुणन के बारे में देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई और समझ में आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।